हेलो टू एवरीवन। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज में हम ऑप्टिक्स में आज जो डिस्कस करेंगे वो है वेव ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है कि इंटरफ्रेंस जो है वो क्या है। इंटरफ्रेंस है सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स। पर कुछ कंडीशन है इंटरफ्रेंस होने की। क्या कंडीशन है? सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। अब कोहेरेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो दोनों रेज, हम कहें कि ये दोनों जो वेव्स जाएंगी यहाँ पर, कहाँ पर, स्क्रीन पर पॉइंट पी पर जो इमिट करेंगी, यहां पर इन दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए इन दोनों वेव्स की। ये कुछ कंडीशंस हैं टू ऑब्टेन सम इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहां पर देखिए ब्राइट फ्रिंज आपको कहां मिलेगी? ये जो आप बिल्कुल सेंटर पर देख रहे हैं, से दिस इज सेंटर पॉइंट ओ, तो यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट O पर आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि देखिए S1O और S2O दोनों जो है इक्वल हैं। इसका मतलब दोनों में जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। पाथ डिफरेंस 0 आता है, हम आगे जाकर के देखेंगे, दैट वाज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो मैंने किया है यहां पर, ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सपोज यहां पर दो वेव्स हैं, S1 और S2 स्लिट से जो निकल रही हैं। आगे कोई कोहेरेंट सोर्स लगाया हुआ है, उसको मैंने नहीं दर्शाया है यहां पर। ठीक है, कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जो लाइट है वो कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, अब देखिए सिंगल वेवलेंथ जैसे लेजर लाइट है, सिंगल वेवलेंथ की होती है, मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम लाइट, ठीक है, सोडियम लाइट, अगर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं, ठीक है, तब तो आपने सोडियम लाइट के बारे में जान लिया होगा। वैसे 2nd ईयर में भी आ जाता है ऑप्टिक्स में, बट मोस्टली जो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, जहां पर आप स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे यहाँ पर कि स्पेक्ट्रल लाइंस में जो है ट्रांजिशन कहां से कहां होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वेवलेंथ जो है कोरस्पॉन्डिंग्स टू दोस टू ट्रांजिशंस व्हिच आर अकरिंग इन दिस सोडियम लाइट, ठीक है, वो वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है, λ1 और λ2 की वैल्यू। ठीक है, 5890 एंगस्ट्रॉम और एक है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ओनली 6 एंगस्ट्रॉम। सो सोडियम लाइट कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, आइडियली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, बट इसको प्रैक्टिकली जो है हम मान के चलते हैं कि सोडियम लाइट इज मोनोक्रोमेटिक बिकॉज दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये y1 और y2 क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है किसके? इन दोनों वेव्स के। से दिस नंबर इज वेव 1 एंड दिस वेव नंबर 2। ठीक है, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है a1 विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फर्स्ट वेव एंड a2 विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ये डेल है यहां पर फेज डिफरेंस किस किस के बीच में? इन दोनों वेव्स के बीच में। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों का सम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां पर मैंने वैल्यूज पुट की हैं, y1 की ये वैल्यू हो जाएगी, y2 की ये वैल्यू हो जाएगी, सच दैट साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यहां पर मैंने ओपन किया है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब यहां पर क्या किया मैंने? साइन ओमेगा टी जो है इसको कॉमन ले लिया, बाकी बची हुई टर्म्स ये ब्रैकेट में है, प्लस में कोस ओमेगा टी मैंने अलग से ले लिया और बाकी बची हुई टर्म जो है वो a2 साइन डेल बच जाता है यहां पर। ठीक है, अब a1 प्लस a2 कोस डेल को मैं मान लेता हूं a कोस फाई। ठीक है, वेयर a इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a कोस फाई और ये साइन ओमेगा टी सेम, प्लस में a और इसको मान लेता हूं साइन फाई और ये आ जाता है कोस ओमेगा टी। ठीक है, ए कॉमन आने लग रहा है तो आप यहां पर कॉमन ले लीजिए ए को और यहां से आ जाएगा कोस ए साइन बी प्लस में साइन ए कोस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा कहां पर? पॉइंट पी पर, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहां पर मैंने अज्यूम किया था कि a1 प्लस a2 कोस डेल की वैल्यू कितनी है? a कोस फाई है। ठीक है, और a2 साइन डेल की वैल्यू है a साइन फाई। अब आपने क्या करना है, अगर आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है या फिर कहूं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, तो यहां से कोस फाई और साइन फाई को एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर करके इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा? a स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहां से सॉल्व करने पर a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल। ठीक है, a स्क्वायर रिजल्टेंट इंटेंसिटी है,
जो आपको मिलेगी आफ्टर सुपर इम्पोजिशन ऑफ दिस टू वेव्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I1 प्लस में I2, प्लस में A1 की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी √I1 और A2 की वैल्यू √I2, ठीक है, बाकी सब सेम है। अब यहां पर दो कंडीशन ली गई हैं। एक तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि जब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर, और वहां पर क्या होता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब इंटेंसिटी को मैक्सिमम होने के लिए ये जो कोसाइन फंक्शन है कोस डेल, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कोस डेल को मैक्सिमम होना पड़ेगा, दैट मीन्स कोस डेल की वैल्यू कितनी होगी, +1। सो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई, ठीक है, यानी कि 2 जो है इसमें मल्टीपल होता है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, ऑफ n पाई। तो यहां से आ जाएगा I मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अगर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A1 + A2 का होल स्क्वायर यहां से आया है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √I1 + √I2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर डार्क फ्रिंज या हम कहें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपकी जो इस केस में जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम होने के लिए कोस डेल की वैल्यू -1 होनी चाहिए। दैट मींस डेल की वैल्यू हो जाएगी आइदर 2n + 1 कह लीजिए या 2n - 1 कह लीजिए π/2, ठीक है, यानी कि ओड मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहां पर इवन मल्टीपल है n पाई का, यहां पर क्या होना चाहिए, ओड मल्टीपल होना चाहिए पाई का। तो यह आ जाएगा 2n + -1 ऑफ पाई, यहां से आ जाएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू अगर यहां पर हम पुट करें -1, देन आई एम गेटिंग A1 - A2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिएगा इंटरफेरेंस में, कि जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू होती है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो ये आपका केस था। अब हम जो है क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन टाइम में बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया कि आपके केस में 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो इमिट करते हैं लाइट, ठीक है, और इंटेंसिटीज का जो रेशियो है वो गिवन है 100:1, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सोर्स है उसका इंटेंसिटी मान लीजिए 100 है, तो सेकंड का हो जाएगा 1। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। नाउ यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। ये रेशियो आपने फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर जो गिवन है वो है इंटेंसिटी का रेशियो, दैट मींस I1 / I2 का रेशियो गिवन है 100/1, ठीक है। सो आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें A1² / A2², इसकी वैल्यू 100/1, और यू से दैट A1 / A2 की वैल्यू हो जाएगी 10/1, ठीक है, यानी कि अगर A1 10 है तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं A1 = 10 A2। अब जो इंटेंसिटीज का जो ये मैक्सिमम और मिनिमम होता है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो होता है I मैक्सिमम / I मिनिमम। इसकी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी अभी, ये हो जाएगा A1 + A2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए A1 + A2 ये हो जाएगा 11 A2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 - A2, तो ये हो जाएगा 10 A2 - A2 विच इज 9 A2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 11 का स्क्वायर विच इज 121 रेशो 9 का स्क्वायर विच इज 81, तो आ जाएगा 121:81, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 and S2 separated by a small distance along a vertical line and 2 screens P1 and P2 as shown in figure. Which one of the choices represents the shapes of the interference fringes at the central regions on the screen? और सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन में ही ऑप्शंस आपके पास में गिवन है। अब इस केस में देखिए कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि YDSC एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस होते हैं वो हाइपरबोलिक शेप के होते हैं, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट हम कहें कि हाइपरबोलिक शेप जो है वो ऑलमोस्ट अगर देखें तो वो है स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वो कर्व होते चले जाएंगे, कर्व, इसलिए वहां पर हम कह देते हैं कि दिस इज ए हाइपरबोला, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर YDSC में भी क्या था कि ये S1 और S2 जो है, इन दोनों के बीच में अगर आप लाइन जो है यहां पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, विद ज्वाइंस दीज S1 एंड S2, तो ये जो स्क्रीन है P2 ये आ रही है पैरेलल टू दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग द S1 एंड S2, और जब पैरेलल आती है तो उस केस में जो फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन्ड होते हैं वो होते हैं स्ट्रेट, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए स्ट्रेट जो है इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, बिटवीन द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 सोर्सेज एट दिस पॉइंट, से दिस इज पॉइंट इज P, ठीक है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट एवरीवेयर एट ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हम देखें, ये जो P1 स्क्रीन है ये परपेंडिकुलर रखी है टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू सोर्सेज S1 एंड S2, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो लोकस हमें मिलेगा यानी कि पाथ डिफरेंस या कांस्टेंट मिलेगा वो आपके केस में मिलेगा सर्कल। ठीक है, सर्कल मिलेगा, तो सर्कुलर फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे यहां पर। सो P2 के केस में स्ट्रेट लाइंस और P1 के केस में सर्कुलर फ्रिंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ टू लाइट सोर्सेज विद नियर बाय फ्रीक्वेंसीज ω1 एंड ω2 एंड वेव वेक्टर्स k1 एंड k2 आर एक्सप्रेस्ड एज दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स गिवन है। एक्चुअल में जो लाइट सोर्सेज है जो आने लग रहे हैं S1 और S2 सोर्सेज है, उनके आपके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, ये E1 और E2। ठीक है, क्या वैल्यूज है इसकी वैल्यू है E1 0 और I कैप और e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा और k1 z माइनस ओमेगा t। ठीक है, ओमेगा 1t। और जो E2 की वैल्यू है इट इज E2 0 और ये है I कैप और e टू द पावर माइनस आयोटा और k2 z माइनस में ओमेगा 2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स गिवन है। अब देखिए इसमें आगे कह रहा है कि द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन इज फोटोग्राफ्ड एट t इज इक्वल टू t0 denoting k1 minus k2 of z minus ω1 minus ω2 of t0. This value is theta. For this pattern, bright fringes obtained for cos theta is equal to -1। ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि cos theta की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, वहां पर आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट हो जाता है यहां से। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, ये है ए ब्राइट फ्रिंज इंटेंसिटी इज गिवन बाय E1 0 का होल स्क्वायर प्लस में E2 0 का होल स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं था। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ब्राइट फ्रिंज के केस में इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया था, वो था A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ना कि A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, ए डार्क फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड फॉर cos थीटा इज इक्वल टू +1। नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, दैट इज -1। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ए डार्क फ्रिंज इंटेंसिटी इज गिवन बाय E1 0 माइनस E2 0 का होल स्क्वायर, यानी कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो है डार्क फ्रिंज के केस में यानी कि मिनिमम जो थी वो यही वैल्यू आने लग रही थी, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट एंड अदर्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस में ही वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वेज शेप्ड फिल्म। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।